back to our channel. Welcome back to another episode of Hi Mommy, and today I'm going to share my pregnancy story part 2. So अगर आपने प्रेगनेंसी स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले जाके वो देख लो, अदरवाइज आपको कुछ भी कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा. उसका लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. प्लीज पहले जाके वो देख लो, उसके बाद आके ये वीडियो कंटिन्यू करना. सो एज आई टोल्ड यू कि उस इंसिडेंट के बाद मैंने अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया. मैंने बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया एंड इट गेव मी अ गुड रिजल्ट. और हम लोग सब बहुत खुश थे, सब कुछ बहुत अच्छा था. और उसके बाद सब कुछ बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे से जा रहा था. आई वॉज हैप्पी, आई वॉज डूइंग थिंग्स दैट वॉज मेकिंग मी हैप्पी एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. उसके बाद मेरा 7th मंथ कंप्लीट ही हुआ था और मुझे 8 मंथ लगा था. उसके कुछ 4-5 डेज हुए थे, लाइक प्रिसाइज मुझे 5 डेज हुए थे. और उस दिन हम लोग रात में मैं और मोहित बात कर रहे थे, अपनी प्रेगनेंसी जर्नल भर रहे थे, उसके बारे में लिख रहे थे सब कुछ. और हम लोग लिटरली उस दिन ये डिस्कस कर रहे थे कि बेबी कैसा होगा, किसके पे जाएगा, क्या वेट होगा, कब आएगा, बेबी होगा, गर्ल होगी, बॉय होगा, एवरीथिंग. सो इट वाज लाइक अ गेम दैट वी वर प्लेइंग कि लेट्स सी कि किसका गेस सही होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा. और लिटरली हम लोग सब यही डिस्कस कर रहे थे, मैं और मोहित बैठ के. एंड उसके बाद प्रेगनेंसी जर्नल खत्म हुई और हम लोग सो गए. एंड हम लोग सोए कुछ 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब हम लोग सो गए. उसके बाद सुबह 4 बजे सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई वॉज ब्लीडिंग अगेन. और ऑब्वियसली वो फर्स्ट इंसिडेंट जो था वो बहुत ज़्यादा शैटरिंग था मेरे लिए. तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई एकदम से. आई गॉट अप, आई वेंट टू द वॉशरूम एंड मैंने देखा कि आई वॉज नॉट ब्लीडिंग बट मुझे वाटर डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा. अब उस समय क्योंकि मेरा ऑब्वियसली 8 मंथ अभी स्टार्ट हुआ है तो आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कि वाटर ब्रेक हो सकता है या डिलीवरी का टाइम आ गया, कुछ भी ऐसा. तो आई वॉज सो कन्फ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है. और वो भी जिस स्पीड में वाटर डिस्चार्ज हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था. अगेन द पैड्स वर नॉट वर्किंग, आई वॉज चेंजिंग द ट्राउजर्स अगेन एंड अगेन, नथिंग वॉज हेल्पिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. और ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा डर गए थे, मोहित बहुत ज़्यादा डर गए थे. उस समय मेरी मदर इन लॉ थे यहाँ पे. हमने उनको उठाया, हमने उनको बताया कि ऐसा सब कुछ हो रहा है. किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. और कॉन्टिन्यूसली वो बस जा रहा था, वाटर डिस्चार्ज हुए जा रहा था. वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. वी वर ट्राइंग एवरीथिंग कि क्या हो सकता है, कैसे करें, क्या ना करें. और उसके बाद सुबह 8 बजे वी डिसाइडेड कि लेट्स गो टू द हॉस्पिटल, लेट्स सी द डॉक्टर. मे बी कुछ इंजेक्शंस फिर से देने पड़े, फिर मे बी एडमिट करना पड़े. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन बट वन थिंग वी वर श्योर ऑफ, वी वर नॉट रेडी फॉर द बेबी. क्योंकि ऑब्वियसली 8 मंथ स्टार्ट हुआ था तो हमें नहीं लगा था कि अभी डिलीवरी का टाइम आ गया है. बट हमें लगा था कि हमें नॉर्मल जो पहले मेरे साथ चीज़ें हुई थी वैसा ही कुछ हुआ है और हमें फिर से चेकअप के लिए जाना पड़ेगा. तो हम लोग 8 बजे मैं तैयार हुई फटाफट से हॉस्पिटल के लिए. वी वेंट टू द हॉस्पिटल. हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे मुझे डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने बोला मेरा एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल नील हो चुका है. जस्ट बिकॉज कि जो मेरा फाइब्रॉइड है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है. नाउ जो शुरू में जब मैंने चेक किया था, जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, माई फाइब्रॉइड वॉज 13 सेंटीमीटर और अब इस स्टेज पे माई फाइब्रॉइड वॉज 20 सेंटीमीटर और वो 4 kgs का हो चुका था ऑलमोस्ट. सो इमेजिन 4 kgs ऑफ वेट इन माई यूट्रस. और उसने जो है वो मेरे बेबी की चेस्ट पे पूरी तरह से जोर दे दिया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि हमें अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा बिकॉज फ्लूइड इज नील और जो फाइब्रॉइड है उसने बेबी की पूरी चेस्ट पे जोर दे रखा है. सो वी कैन नॉट टेक अ चांस, वी हैव टू ऑपरेट इमीडिएटली. एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट. क्योंकि क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी के एंड में आते आते यू प्रिपेयर योर सेल्फ ना, पता होता है कि हाँ अब होने वाला है. मुझे नहीं पता था. मैं डॉक्टर को सिर्फ दिखाने गई थी एंड शी सेड दैट अभी इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा. आई वॉज ब्लैंक, नहीं समझ में आया. बट देन देयर वाज नो ऑप्शन, ऑब्वियसली आई हैड टू गो थ्रू इट. ठीक है, कराया. उन्होंने बोला कि फाइब्रॉइड का अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फाइब्रॉइड अभी भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज बेबी को या मुझे रिस्क हो सकता है बहुत बड़ा. तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेबी डिलीवर करेंगे एंड वी हैव टू डू इट इमीडिएटली. सो सब कुछ प्रिपरेशंस हुई. उन्होंने मुझे ओटी में लेके गए. ऑब्वियसली आई वॉज hell scared, hell nervous, but everything went well.
उन्होंने मेरा बेबी डिलीवर किया। बट जब बेबी हुई, जस्ट बिकॉज शी वॉज अ प्री मैच्योर बेबी, तो मैं उसको देख भी नहीं पाई और उसको तुरंत डिलीवर होते ही NICU में लेके गए थे। मेरे को सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दी थी एंड आई आस्क्ड द डॉक्टर कि क्या हुआ है, मुझे ये बता दो। सो शी सेड कि बेबी गर्ल है एंड दैट वॉज द रिलीफ, क्योंकि आई ऑलवेज वॉन्टेड अ बेबी गर्ल और मुझे वो हो गया था, मैं खुश थी। उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रहा था, अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो भी होगा देखा जाएगा। बट आई हैव अ बेबी गर्ल, बट मैं उसको देख नहीं पाई, बस मुझे उस चीज़ का था। सो आई वॉज वेटिंग कि जाऊंगी मैं उसको देखूंगी, जाऊंगी मैं उसको देखूंगी। बट ऑपरेशन के बाद भी पूरा दिन मैं उसको नहीं देख पाई, क्योंकि ऑब्वियसली वो NICU में थी। मेरा शरीर ऑपरेशन का था, मुझे C-सेक हुआ था, सो ऑब्वियसली मैं वॉक करके नहीं जा सकती थी। तो डॉक्टर से जब मैंने पूछा कि मैं कब मिल सकती हूँ, तो उन्होंने कहा तब आप वॉक करने लग जाओगे, आप तभी जाके मिल सकते हो, क्योंकि आपको उसके पास जाना पड़ेगा मिलने के लिए। तो मैंने पूछा मैं कब वॉक कर सकती हूँ, उन्होंने कहा नेक्स्ट डे हम आपको वॉक करना, मतलब जैसे मेरा ऑपरेशन एक दिन पहले हुआ था दोपहरी में, तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे हम आपको फर्स्ट वॉक कराएंगे एंड लेट्स सी कि आपने कितना किस तरह से आप वॉक कर पाते हो, कितना आपने इम्प्रूव किया है। एंड आई वॉज लाइक ओके, मैं पूरी तरह से तैयार थी। नाउ व्हाट हैपेंड इज, as I told you कि my fibroid was 4 kgs and my baby born हुआ था 1 kg पे। So मंची born हुई थी 1 kg पे and my fibroid was 4 kg। So imagine मेरा ऑपरेशन के बाद भी ऐसा था कि आई हैव नॉट डिलीवर्ड येट, क्योंकि मेरा पेन उतना ही था। फाइब्रोइड की वजह से मुझे पेन बहुत ज्यादा हो चुका था, क्योंकि अभी तक मुझे फाइब्रोइड का नॉर्मल पेन था प्रेगनेंसी तक, बट अभी क्योंकि मुझे C-सेक हुआ है और नीचे मेरे बहुत सारे स्टिचेस हैं यूट्रस के पास, और वो यूट्रस में 4 kgs का फाइब्रोइड पूरा जो है वो मेरे स्टिचेस पे जोर दे रहा था। सो इट वॉज पेनिंग लाइक हेल, बहुत ज्यादा। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उठ के वॉक करना, बट आई स्टिल ट्राइड, क्योंकि मुझे मिलने जाना था, मुझे देखना था वो किस कंडीशन में है, क्या हो रहा है। इट वॉज गेटिंग रियली डिफिकल्ट फॉर मी, बट ठीक है। नेक्स्ट डे मैं उठी, मैं गई, मैं उसे फर्स्ट टाइम मिली। मुझे उसकी कंडीशन नहीं देखी जा रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो प्री मैच्योर थी, NICU में थी, वो पूरी तरह से पाइप्स में, बैंडेजेस में, वो पूरी तरह से इनमें थी। आई वॉज हार्डली एबल टू सी हर फेस ऑल्सो, वो पूरी तरह से उस तरह से थी। अगर मुझे उसकी पिक, लेट्स सी, मैं उसकी पिक यहाँ पे डाल दूंगी। सो या दैट हैपेंड। उसके बाद एक्चुअली में मेरा सबसे टफ और सबसे गंदा फेज स्टार्ट हुआ। जो एक फेज होता है ना कि आप व्हेन यू बिकम अ मदर, वो आपका लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। ऑब्वियसली आई वाज हैप्पी दैट आई बिकेम अ मदर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फाइब्रॉइड दैट वाज turned into the worst phase of my life, क्योंकि as I told you कि वो इतना ज़्यादा पेनफुल हो चुका था। वो मेरे जो स्टिचेस है उस पर इस तरह से जोर दे रहा था कि मुझसे उसके बाद जो पेन है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इट वॉज गेटिंग अनबियरेबल। अब घर पे आने के बाद भी मेरे से ना खुद से उठा जाता था, ना बैठा जाता था, ना मैं खा पाती थी, ना मैं सो पाती थी। लाइक आई वॉज इन पेन 24/7, like 24/7 for 2.5 months। मैं पेन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैं एवरी डे आई यूज टू गिव अप, लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर से पूछती थी कि प्लीज मुझे दोबारा से ऑपरेशन कर दो। अब क्योंकि मेरा एक C-सेक हुआ था और C-सेक ऑब्वियसली एक बड़ी सर्जरी में ही आती है, तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी आपका C-सेक हुआ है तो अभी हम फाइब्रॉइड नहीं निकाल सकते हैं। उसकी सर्जरी एटलीस्ट हमें 6 months वेट करना पड़ेगा, और 6 months was like a 6 years for me, क्योंकि मुझसे 1 month भी नहीं निकल पा रहा था। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं 6 months कैसे निकालूंगी, मुझे नहीं पता था। वो चीज़ मुझे और ज़्यादा वो लगता था कि मुझे पता है आई कैन नॉट डू इट, मैं 6 months तक सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बट ठीक है, आई वॉज डूइंग इट सम हाउ। मुझे डॉक्टर ने पेन किलर्स दिए हुए थे। एवरी सिंगल डे आई यूज टू टेक 2-3 पेन किलर्स जस्ट उस पेन को रोकने के लिए। बट वो पेन को रोकने के लिए असर नहीं करते थे। दैट वॉज जस्ट फॉर सर्वाइवल, लिटरली वो मुझको सिर्फ सर्वाइव कराते थे। पेन मेरा उतना का उतना ही होता था। मैं पेन के बिना लाइफ जीना लिटरली
फूल चुकी थी और मैं ना ऐसा सोचती थी कि आई जस्ट विश मुझे 1 घंटा कोई दे दो बिना पेन के। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस कि बिना पेन के उठना, बिना पेन के बैठना कैसा होता है। और जब मैं लोगों को देखती हूँ मुझे लगता था हाय कितना लकी है ना, बिना पेन के उठ रहा है, बिना पेन के बैठ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस इट सो बैडली, आई वॉज इन दैट काइंड ऑफ अ पेन। बट मैंने डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट किया। शी क्लियरली सेड कि 6 मंथ से पहले नहीं हो सकता है। On top of that, I was bleeding like hell. Like normally मैंने सुना है कि C-सेक के बाद 14 days, 15 days, किसी की बहुत हद मार के 1 month तक bleeding होती है। I was bleeding for 2.5 months जब तक मेरा वो second surgery नहीं हुआ। Like for 2.5 months I was bleeding continuously. That was heavily. Okay, मेरी लाइफ में सिर्फ इतनी रह गई थी, bleeding pain and that's it. कोई एग्जिस्टेंस समझ ही नहीं आ रही थी उस समय पे। बट एनीवे उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हमेशा सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए फिर से, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी अपने पेन से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो आई थॉट कि लेट्स गो टू अनदर डॉक्टर, लेट्स टेक द सेकेंड ओपिनियन कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बिकॉज मैं नहीं रजिस्ट कर पा रही हूँ। हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में गए, फिर से हम लोगों ने उनसे ओपिनियन लिया। उन्होंने कहा कि इफ इट्स गेटिंग अनबियरेबल तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे, बट उसके पहले आप एक MRI करा लो तो हमें सारा पता चल जाएगा कि अभी C-सेक के बाद क्या सीन है, कैसा क्या है अंदर सब कुछ। तो MRI ऑलरेडी वो वर्ड ही ऐसा होता है, और जब मैंने उसको कराया फर्स्ट टाइम तो मुझे पता चला कि वो वर्ड ऐसा क्यों होता है। दैट वॉज अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। बट एनीवे हो गया, करा लिया MRI। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि वो फाइब्रॉइड तो है ही, जो अभी 22 सेंटीमीटर हो चुका है इस वक्त मेरा, इस वक्त एज इन उस टाइम पे वो 22 सेंटीमीटर हो चुका था 4.5 kg तक। और उसके अलावा मुझे 5-6 फाइब्रॉइड्स और हो चुके थे, छोटे छोटे और ज्यादा हो गए थे। और उस समय मेरी सारी होप्स खत्म हो गई थी कि मैं कभी भी ठीक हो पाऊंगी, मेरे साथ कुछ भी हो पाएगा, आई विल एबल टू फील नॉर्मल अगेन कभी भी। सो या दैट हैपेंड। उसके बाद भी हमने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया, MRI रिपोर्ट दिखाया, बट शी सेड कि नहीं हो सकता 6 महीने से पहले। ओके, अब एक दिन हुआ कि मुझे बहुत तेज फीवर आ गया। अब मुझे फीवर आया और वो फीवर ऐसा हो रहा था कि मैं दवाई ले रही थी तो उतर जा रहा था, और मैं दवाई जैसे ही 3-4 घंटे होते मुझे फिर से फीवर, फिर दवाई ले रही थी फिर उतर जा रहा था, फिर 2-3 बार फिर से फीवर। अब वो ऐसे हो रहा था कॉन्टिन्यूसली। और उसके बाद जो मेरा पेन था वो इस लेवल तक इंक्रीज हो गया था, कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं हो पा रही थी, मैं लिटरली ऐसे नहीं हो पा रही थी, ऐसे कुछ भी नहीं। आई वॉज नॉट एबल टू मूव। वो इस हद तक पेन मेरा जा चुका था कि अगर मैं एक पोजीशन में बैठी हूँ मैं उसी में बैठ सकती हूँ, मैं हिल नहीं सकती हूँ। दैट काइंड ऑफ अ पेन इट वॉज। तो उस समय डॉक्टर ने एक्चुअली मुझे बोला था कि नॉर्मल रेगुलर पेन किलर्स खानी है, बट अगर अनबियरेबल पेन होता है उसके लिए उन्होंने मुझे अलग से एक टैबलेट दी थी कि जस्ट टेक इट, अगर बिल्कुल अनबियरेबल है उस दिन पे लेना। सो आई वाज लाइक ओके दिस इज द डे, मुझे वो टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी नॉर्मल पेन किलर के साथ मैंने वो भी ली। इट डिड नॉट वर्क एट ऑल, कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे उस पेन किलर से। लाइक इट वॉज शॉकिंग बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एंड सॉल्यूशन दिया था कि बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं होगा, सो प्लीज कम टू द हॉस्पिटल एंड टेक द इंजेक्शन। वो ही आपका लास्ट सोल्यूशन है अनबियरेबल पेन में। आई वाज लाइक कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे इंजेक्शन लेना है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। लेट्स गो टू द हॉस्पिटल, टेक इंजेक्शन एंड फिनिश इट ऑफ, मुझे दर्द नहीं चाहिए। तो हम लोग हॉस्पिटल गए इंजेक्शन लगवाने के लिए और इंजेक्शन ले लिया। अब आई वाज लाइक इंजेक्शन ले लिया, अब बस 1 घंटे की बात है, मैं रिलीफ हो जाएगा पेन से मुझे, क्योंकि वो पेन नहीं हो रहा था भाई बर्दाश्त। बट ठीक है, इंजेक्शन ले लिया, घर आए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, नहीं हो पा रहा है, कोई कुछ फर्क ही नहीं कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी दवाई का किसी भी इंजेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वी वर लिटरली वॉरिड कि ऐसा कैसे हो गया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड आई वाज लाइक मुझे दूसरा इंजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, मैं लेट नहीं पा रही हूँ, आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो वी डिसाइडेड कि हम दूसरा इंजेक्शन लेने जाएंगे। हम लोग गए दूसरा इंजेक्शन लेने के लिए। उस दिन वो जो मेरी डॉक्टर थी वो वहाँ पे नहीं थी, वो कोई और डॉक्टर थे वहाँ पे। उन्होंने मेरा चेक किया, उन्होंने बोला इतना अनबियरेबल पेन कैसे हो सकता है, मतलब अगर इंजेक्शन भी वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, इट्स अनबियरेबल, सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि MRI करा लो। हमने बोला हमने ऑलरेडी कराई हुई है, हमने उनको रिपोर्ट्स दिखाई, एंड दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो कि जो मेरा फाइब्रॉइड है वो इन्फेक्शन फैला चुका है और वो पूरी बॉडी में
इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है और इसी वजह से मेरा फीवर नहीं उतर रहा था और इसी वजह से मेरा पेन जो है वो जा नहीं रहा था। सो शी टोल्ड कि वो इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर चुका है और अगर एक बारी उसने इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दिया तो वो कोई भी ऑर्गन डैमेज कर सकता है मेरी बॉडी का। सो हमें इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा भी वेट नहीं कर सकते। उसी टाइम शी बुक द ओटी, शी डन एवरीथिंग, उसी समय सब कुछ अरेंजमेंट हुआ। शी बुक द ओटी फॉर मी, सारी प्रिपरेशंस हुई और फाइनली मेरा ऑपरेशन हुआ। और उस समय उन्होंने बोला मोहित को कि दिस इज अ लिटिल क्रिटिकल ऑपरेशन, जहाँ पे एनीथिंग कैन हैपन, आई कैन लूज माई लाइफ, आई कैन बी इन कोमा, कुछ भी हो सकता है। सो या दैट हैपेंड। और मेरा यूट्रस भी रिमूव करना पड़ेगा इस ऑपरेशन में, क्योंकि वो जो फाइब्रॉइड है वो यूट्रस के अंदर है और उसको निकाल भी दिया तो भी कोई फायदा नहीं होगा, वो बाद में तंग कर सकता है। और मैं, मोहित, हमारी फैमिली कोई भी रेडी नहीं थे उस चांस के लिए कि जो मैंने ये गो थ्रू किया है वो मैं दोबारा गो थ्रू करूँ। वी वर ऑल रेडी कि जो भी करना है, ऑपरेशन करना है, यूट्रस निकालना है, जो भी करना है, लेट्स डू इट। सो हम लोग रेडी थे। मेरी 2.5 आवर्स की सर्जरी हुई। फाइनली वो फाइब्रॉइड निकला, मेरा यूट्रस निकला एंड आई गॉट द biggest relief of my life. Like I say this every time कि first time ऐसा होगा कोई सर्जरी से इतना खुश हुआ होगा। I was so happy with that surgery, like so happy with that surgery, क्योंकि मुझे पता था कि now it's gone forever और अब मुझे वो सब दोबारा नहीं फेस करना पड़ेगा। इट वॉज अ टफ टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि एक ऑपरेशन के ऊपर 2.5 months में ही दूसरा ऑपरेशन, इट वॉज पेनफुल। बट ट्रस्ट मी, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि कच्चा शरीर है ऑलरेडी एक ऑपरेशन का, उसके ऊपर दूसरा ऑपरेशन हुआ है, सो इट विल बी डिफिकल्ट। बट मैं इतना पेन ऑलरेडी सहन कर चुकी थी कि वो दूसरा ऑपरेशन मुझे फील ही नहीं हुआ। उसके बाद आई रिकवर्ड लाइक दिस, लाइक नॉट लाइक लिटरली, बट मुझे कुछ फील नहीं हुआ। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट ऑपरेशन में जो पेन फील किया 2-2.5 महीने तक, दूसरे ऑपरेशन में मैं 4-5 दिन में चलने लग गई थी, सब कुछ खुद से करने लग गई थी। आई वॉज ऑल फाइन, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, क्योंकि वो मेरा फेस जा चुका था। बट या इसीलिए आई डोंट गेट माई पीरियड्स एनी मोर, मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका है एंड दैट वॉज माई स्टोरी। और आई डोंट थिंक सो आई मिस्ड एनीथिंग, बट उसके बाद आई फाइनली गॉट माई लाइफ बैक। मेरे को अपना नॉर्मल जिंदगी जीने को मिली। टुडे आई लुक बैक एंड थिंक कि एक ऐसा टाइम भी था जब मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से बैठ के यूट्यूब वीडियो बना पाऊंगी और मैं नॉर्मल बात कर पाऊंगी, नॉर्मल चल पाऊंगी, बट आई एम डूइंग इट राइट नाउ। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि जो भी एक बैड टाइम होता है वो हमेशा कुछ टाइम के लिए होता है, इट टू शैल पास। आई होप कि अगर आपकी वीडियो देख रहे होंगे, एनीथिंग इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, अगर कुछ भी गलत हो रहा है, trust me, this will pass, everything will go good. और इसी नोट पे I'll end this video right here. Please share it, subscribe to my channel, like this video, comment down below, and I'll see you in the next video. Till then, bye.